वेलकम टू बो ठाकुर IAS अकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 15 फैब 2023 है। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आर्टिकल जो कि द हिंदू से लिया गया है और ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं जो करंट अफेयर असम ट्रिब्यून से लिया गया है, स्पेशली फॉर असम पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल, वो आर्टिकल बात करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका पार्लियामेंट से संबंधित। आप सब लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा। इंडियन पॉलिटी जीएस सेकंड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको काम आने वाला है। ये रूल है, यहां पर देखा जाए तो आर्टिकल का नाम है हाउस रूल्स एंड द वेपन्स ऑफ एक्सपेंशंस। राइटर है पीडीटी आचार्य, एक लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो चर्चा करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उस पर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देखिए कि आपके प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस आर्टिकल से संबंधित कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसे व्हीप्स के बारे में, हाउस के रूल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और इसी आर्टिकल के अंदर में हम बात करेंगे आर्टिकल 105, रूल्स 353 को बात करेंगे लोकसभा के अंदर के, और पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित चीजों पर भी हम बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न के तौर पर बन सकता है। उसी प्रकार से मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस जीएस सेकंड में आपको पार्लियामेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन और उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस से संबंधित आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। समझेंगे कि हाउस रूल्स है क्या, आज इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ साथ में मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आर्टिकल की बात है, इस आर्टिकल में राइटर इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जिसे आप कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र अर्थात इंडियन डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल के तौर पर जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है हमारी पार्लियामेंट। कैसे करता है आप सभी पता होगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक प्रतिनिधि के तौर पर, चाहे पार्लियामेंट के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा को प्रतिनिधित्व के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं पूरी भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है संसद के माध्यम से। संसद एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के द्वारा किए गए काम पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाना या सरकार को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल रूप से उसकी स्क्रूटनी करनी, हर तरीके से प्रश्न का आप कह सकते हैं कि जवाबदेही और उससे प्रश्न पूछने का काम करती है। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जनता के लिए सबसे व्यवस्थित जो कानून होनी चाहिए उस कानून को बनाने का काम हमारी पार्लियामेंट करती है, चाहे पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के सदन की बात हो। इसके अंदर में सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि कहा जाता है कि इस पार्लियामेंट के थ्रू जो है अक्सर जो हाउस बुलाया जाता है, कॉलिंग एमपी को बुलाया जाता है, क्योंकि एमपी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव रूप से पार्टिसिपेट है। और एमपी जो है डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कमिटी आपको कह सकते हैं, और सारे मैकेनिज्म पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लिया कोई जनता के हित में कोई कानून की आवश्यकता है, पार्लियामेंट के सदस्य जो हो, एमपी जो है, सदन में आवाज उठाएंगे कि जनता को इस तरीके का कानून की आवश्यकता है या जनता को इस तरीके की स्कीम की आवश्यकता हो। सरकार से को गुजारिश करती है, सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करने का भी काम करती है। साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इनेबल टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत देश के जो देश हैं उस देश के नागरिकों के लिए एक तरीके से प्रतिनिधित्व के तौर पर आप कह सकते हैं काम करती है ना। तो इसी में इन सभी चीजों पर बात कही गई है। यहां पर आप सबको पता होगा कि जब आप पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है मोशन ऑफ थैंक्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको किया जाता है। एक तरीके से कस्टमनरी प्रैक्टिस है, सदियों से ये चीजें चली आ रही है। जब से पार्लियामेंट का गठन हुआ, मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट जो है, जब नया नया सदन का गठन होता है, नए नए लोग एमपी आते हैं, तो सबसे पहले
प्रेसिडेंट महोदय जो है मोशन ऑफ थैंक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं सदन को। एक तरीके से कस्टमरी है, मतलब सदियों से ये चीजें चली आ रही है। ये प्रथा जो ये प्रैक्टिस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया, क्योंकि हमारे भारत देश में भी अगर हम बात करें, भारत देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटिश से ही लिया गया है, तो ये प्रथा भी आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। और इन सभी प्रेसिडेंट महोदय के डिस्कशन के बाद जो है, जब मोशन के बाद जो है, फिर सभी जितने भी एमपी हैं वो सारे मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं। एमपी जनरली परमिट होता है कि अब वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहां पर कुछ भी बोलने का संबंध जो है कि कुछ भी बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहीं पर आगे चलकर कि मान लिया मोशन ऑफ थैंक्स के माध्यम से आपको ये पावर मिल जाता है कि भाई उसके बाद आप सदन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप स्वतंत्र रूप से भाषण की अभिव्यक्ति आपको है। लेकिन अब सवाल यहां पर आगे आएगा कि वो भाषण जो है, एक तरीके से एमपी के पास राइट्स होता है टू क्रिटिकल स्क्रूटनाइज टू परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ने जो वादे किए थे वादे को पूरा किया या नहीं, सरकार की जवाबदेही होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट, है ना, कि वो एमपी के लोगों को जवाबदेह करे। तो कहने का मतलब यह है कि अब फ्रीली वो डिस्कशन कर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री जो है उस पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं एमपी के पूछे हुए प्रश्नों के जवाब देते हैं। कई बार आपने उस चीजों में देखा। अब यहां पर इसके लिए कानून बनाया गया है कि भाई कौन सा कानून जो है, कौन सी भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एमपी को यह पावर देता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक अपनी भाषण की अभिव्यक्ति कर सकता है। जब आप आर्टिकल 105 को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 105 को पढ़ेंगे, तो वहां पर कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, कि जितने भी एमपी हैं, चाहे लोकसभा के हैं या राज्यसभा के, उनको स्वतंत्रता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अर्थात अभिव्यक्ति है उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने की। लेकिन अगर साथ साथ में अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर के रूल 380 की बात किया जाए, सो 380 और राज्यसभा के रूल नंबर 261 जो है, साथ साथ में यह पावर देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पावर देता है हाउस का, कि उस शब्द को कई बार एमपी जो है फ्लो में, इमोशन में व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं या कोई ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को डिफेम या अवहेलना जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो पावर है कि वैसे शब्द को रिकॉर्ड से बचाया जाए, अर्थात डिबेट के दौरान में इस प्रकार के डिफेमेटरी और अनपार्लियामेंट्री जो शब्द हैं उसको रिकॉर्ड में ना लिखा जाए, ताकि बाहर जब पब्लिश हो जर्नल के माध्यम से तो उस शब्द को पब्लिश ना किया जाए। तो ये पावर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है। बाकी जो आर्टिकल 105 के माध्यम से साथ साथ में यह भी इम्यूनिटी मिलता है इन सभी एमपी को कि अगर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो शब्द के माध्यम से कोर्ट में जो अभिव्यक्ति जो है उसको रोका जा सकता है, अर्थात उस शब्द को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, है ना, कि भाई फलाना जो एमपी जो ने इस शब्द का प्रयोग किया है, तो एक तरीके से कोर्ट से छुटकारा मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है उसके साथ। रूल नंबर 353 जो है लोकसभा का, यह भी इस बात को रेगुलेट करता है कि प्रोसीजर इन द रिगार्ड कि एमपी आर रिक्वायर्ड टू गिव एडिक्वेट एडवांस नोटिस टू स्पीक वेल टू मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न। ये आर्टिकल यहां पर आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर में जो 353 है इस बात पर यह कहता है कि अगर मान लिया कि मंत्री से प्रश्न पूछने की इजाजत की बात हो या किसी भी प्रकार की है तो पहले से स्पीकर को नोटिस देकर, एडवांस में नोटिस देकर आप एक एडिक्वेट टाइम उनसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। दूसरी पॉइंट इसके अंदर में यह भी कहा गया है कि भाई रूल्स डज नॉट प्रोहिबिट टू द मेकिंग ऑफ द एनी एलिगेशंस। कोई भी एलिगेशंस अगर लगाएगा, एलिगेशंस लगाया जा सकता है और मंत्री पर हो या किसी पर भी एलिगेशंस लगाएगा, बिजनेस से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित, कामकाज से संबंधित, लेकिन वो जो है पर्सनल नहीं होना चाहिए, ऐसी कहा गया है। अगर पर्सनल होता है तो इस पर आपको कार्रवाई करने की भी बात कही गई है इसके अंदर में। इसके साथ साथ यहीं पर यह भी कहा गया है
कि अगर प्रोसीजर वाइल मेकिंग एलिगेशंस टू अगेंस्ट टू मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का एलिगेशंस अगर लगाए जाते हैं, तो अब यहां पर स्पीकर के पास यह पावर होता है कि उसको जांच पड़ताल के आधार पर ही उसे रिकॉर्ड में लाए, है ना। कोई भी मान लिया कि कोई ऐसे मंत्री के खिलाफ आपने एलिगेशंस लगाया, लेकिन वो तथ्य नहीं है, वो एक्चुअली वो एलिगेशन जो है एक तरीके से कह सकते हैं झूठा एलिगेशन हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड से बाहर निकालने की ताकत जो है इनके पास है, स्पीकर महोदय के पास है। सो इफ एमपी कंपाइल विथ हिज द स्टिपुलेशन देन एलिगेशंस विल बी अलाउड टू रिमेन टू रिकॉर्ड। मान लिया कि एमपी ने उन्होंने तथ्य दे दिया, उन्होंने कहा कि फलाना एमपी ने, ये मंत्री ने इस प्रकार के करप्शन किया है और उसका तथ्य भी मिला, तो उसको रिकॉर्ड में लाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पास्ट में हो चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि 2 सितंबर 1965 को प्रकाश वीर शास्त्री एक एमपी हुआ करते हैं, उन्होंने हुमायूं कबीर उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने एलिगेशंस लगाया था, है ना। तो उस समय की रिपोर्ट और न्यूज़पेपर में एनीथिंग डज नॉट गिव नहीं दिया गया, क्योंकि उस पर प्रॉपर तरीके से जांच की गई कि जो आपने एलिगेशंस लगाया सच में वो एलिगेशन सही था या गलत था। ऐसे ही अगर सफिशिएंट, दैट इज नॉट सफिशिएंट बेसिस ऑफ द मेंबर टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट टू मिनिस्टर, रिमेंबर टू डिग्निटी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको उसी प्रकार से 21 दिसंबर 1981 को लोकसभा के अंदर में आप कह सकते हैं कि बापू साहब पारुलकर जो एमपी हुआ करते थे, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर उस समय के केदार पांडे हुआ करते थे, उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाया। और डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने मेंबर शुड बी बिफोर टू मेकिंग एलिगेशंस लगाने से पहले प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हुआ और तब उस बेस के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर तरीके से इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग अगर सदन में किया जा रहा है तो उसके पास, स्पीकर के पास पावर होता है, या फिर डिप्टी स्पीकर जो भी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास पावर होता है कि उसको रिकॉर्ड में लाए या ना लाए। इससे संबंधित मुद्दे पर बात चल रही है। साथ साथ में यह भी कहा गया कि इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि रूल्स ऑफ हाउस जो है एक तरीके से कह सकते कि उनके पास पावर है कि इन तरीके के डिफेमेटरी और आपके इनक्रिमिनेशनरी कैरेक्टर को रोके, उसको रिकॉर्ड में ना लाए और आने वाले घटनाओं में, आने वाले कल में वो बेहतर हो। सेक्शन 499 भी इस बात को पावर देता है। तो ऐसे कई मुद्दे जो हैं जिस पर आर्टिकल आपको आएंगे, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर अ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटी, exemptions enjoyed by the member of two houses of the parliament and their committee। अभी हमने आर्टिकल 105 पढ़ा। आर्टिकल 105 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी ये इम्यूनिटी दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते। हालांकि उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, परंतु वो पार्लियामेंट में तो बैठ सकते हैं, बहस कर सकते हैं। तो सी इज अ राइट आंसर। इस तरीके से आपके प्रश्न के उत्तर आप देख सकते हैं। ऐसे आर्टिकल पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आर्टिकल पढ़ना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास करके आपके एग्जाम के लिए मेंस में बहुत मदद मिलने वाला है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी के अन्य एग्जामों में। सो आज का एक सबसे प्रमुख एक और न्यूज है, चर्चा करते हैं इस पर, क्योंकि कई बार आपके असम पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पाम ऑयल से संबंधित सिविल सर्विसेज में भी ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए। जीएस 3 में यह प्रश्न पूछा जाता है। जीएस 3 के तौर पर आप देखेंगे पाम ऑयल के बारे में। यहां पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल, दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो है आपका इंडोनेशिया है। वो विल सस्पेंड, तो उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया जो है क्या करेगा, सस्पेंड सम एक्सपोर्ट परमिट्स टू द कोल्ड डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल प्राइस। तो कुकिंग ऑयल प्राइस है उसमें थोड़ा सा कुछ एक्सपोर्ट में उसको सस्पेंड करने का काम कर रहा है, उसको रोक लगाने के बारे में ये बात है। करंट मुद्दा है इसीलिए कि इंडोनेशिया से संबंधित सिंपल सी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लिया कि एक्सपोर्ट में अगर रोक लगाएगा इंडोनेशिया, तो इसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दरअसल भारत पर अगर इसकी इंपैक्ट की बात करें तो थोड़ा कम इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप, आप अगर कंज्यूमिंग मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर में, है ना, अगर टॉप कंज्यूमिंग मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर में
पाम ऑयल के लिए गवर्नमेंट जो है, साथ साथ में गवर्नमेंट जो है पाम ऑयल का एक स्टॉक अपने आप स्टॉक जो है बनाकर रखा हुआ है कि कहीं फ्यूचर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें ऑयल की कमी हो गई जिसके कारण से हमें दूसरे देश पर ही सिर्फ निर्भर होना पड़े, तो इसके लिए भारत जो है ऑलरेडी हायर स्टॉक ऑफ द पाम ऑयल पहले से बनाकर रखता है, तो ज्यादा इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, हायर ग्लोबल प्राइसेस में बी एंजॉय। हम इससे ये हो सकता है कि इंडोनेशिया अगर मान लिया एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा अगर रोक लगाता है, कम करता है, तो इससे ये होगा कि इंडियन फार्मर इंसेंटिवाइज इंडियन फार्मर टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर टू ऑयल। सो ऑयल पाम जो प्लांटेशंस के तहत अगर देखा जाए तो फार्मर को मौका मिलेगा, उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, है ना। पाम ऑयल की बात करें, पाम ऑयल जो है हमारा एक एडिबल्स वेजिटेबल्स ऑयल है खास करके, और ये आपको ऑयल पाम ऑयल ट्री जो है इंडिजीनियस अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में आपको पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई जो है बहुत ज्यादा इसकी मात्रा में होता है, और साथ में इसमें ट्रांस फैटी जो है नहीं होता है। ट्रांस फैटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब यहां पर थोड़ा सा और भी देख लीजिए पाम ऑयल से संबंधित चीजों पर, कि अगर हम बात करें पाम ऑयल में, अगर हम बात करें, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल। दुनिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है पाम ऑयल का भारत करता है, क्योंकि 40% ज्यादा वेजिटेबल्स ऑयल कंजप्शन है भारत के अंदर में। और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पाम ऑयल आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, खास करके अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ और केरला। इन राज्यों में करीब 98% टोटल जो प्रोडक्शन है भारत का, वो टोटल प्रोडक्शन का 98% पाम ऑयल इन तीन ही राज्यों में होते। दूसरी बात है कि पाम ऑयल के तहत जो है भारत सरकार ने स्कीम भी लाया था, स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल्स आपके ऑयल, है ना, ये भी लाया था भारत सरकार ने। इसकी प्रोसेसिंग होती है प्रॉपर तरीके से, क्रूड ऑयल। पाम ऑयल से बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। 40% ऑफ वर्ल्ड जो है एडिबल्स भारत के अंदर में है। इसका यूज है डिटर्जेंट में है, लिपस्टिक बनाए जाते हैं इसके अंदर में, शैम्पू बनाया जाता है, चॉकलेट बनाया जाता है, ब्रेड, आइसक्रीम और बायोडीजल, तरह तरह के हर चीज यहां पर बनाए जाते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है दोनों जो है ऑलमोस्ट 90% जो ग्लोबल पाम ऑयल दुनिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 90% मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पाम ऑयल ट्री इज द नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, अफ्रीका में भी है आपका। ऐसा सिर्फ कहना है कि सिर्फ नेटिव साउथ ईस्ट एशिया में है तो ये गलत होता है। अगर ये गलत होता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस से बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और इसकी राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर भी देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड कहता है पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग टू लिपस्टिक, है ना, जो महिलाएं लगाती हैं, परफ्यूम, इन सभी पाम ऑयल से बनाए जाते हैं। पाम ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज एज ए प्रोड्यूस टू बायोडीजल के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है आपका न्यूज G20 से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में G20 जो है का आयोजन किया गया है। एक साल तक भारत के पास प्रतिनिधित्व होगा G20 का। नवंबर से लेकर आप कह सकते हैं दिसंबर तक आपको एक साल तक होगा। फिलहाल में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग होने वाला है वो बेंगलुरु कर्नाटका में हो। तो एक प्रश्न पूछ सकता है 9 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ये मीटिंग यहां पर होगी। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा हमारा वो है। तो पहला इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहां होने वाला है? बेंगलुरु के होने वाला है, बेंगलुरु में होने वाला है। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर में क्या है। दरअसल जो है ये भी वर्किंग ग्रुप विद द G20 का एक हिस्सा है आपका, जिसको ECWSWG आप कहते हैं, है ना, इन्वायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। अब इसके अंदर में जो बात होने वाला है, कंप्लीट बात होने वाला सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से बात होगा, खास करके लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात होगा, इकोसिस्टम के रीस्टोरेशन के बारे में बात होगा, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट के ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात किया जाएगा, और आप साथ साथ में इंकरेजिंग टू रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात किया जाएगा। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं इन्वायरमेंट को लेकर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी कि कैसे सस्टेनेबल हम इसे बना सके। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द एम ऑफ G20। G20 का एम क्या हुआ करता था? ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी था भाई, ग्लोबल पीस भी हुआ करता था।
तो एम की अगर हम बात करें तो सिंपल से मेन इसका एम है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये मुक्त रूप से G20 का एम। उसी प्रकार से एक प्रश्न और भी पूछे गए थे कि G20 के रिगार्डिंग में G20 मेंबर शेयर अप्रोक्स 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, है ना। तो वर्ल्ड जीडीपी बात सही है भाई कि भाई 85% वर्ल्ड जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। इट रिप्रेजेंट मोर देन 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये भी बात। सो सी इज द राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से संबंधित। तो हाल फिलहाल में यूनियन होम मिनिस्टर विल बी प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड टू अ स्टेट पुलिस एट द सेरेमनी एट द हरियाणा पुलिस एकेडमी। हरियाणा पुलिस एकेडमी में आपको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड होने वाला। ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित आपके प्रश्न बनता है जीएस थर्ड में। आपका समझेंगे कि क्या है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, क्या है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की अगर हम बात करें तो एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड के तौर पर इसे माना जाता है। ये खास करके मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट को दिया जाता है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या यूनियन टेरिटरी पुलिस हो, जिन्होंने कुछ स्पेशल वर्क किया है, जैसे पीस से संबंधित हुआ या फिर यूनाइटेड नेशन के कुछ पीस से वॉर से संबंधित हुआ। तो पीस और वॉर नेशन के संबंधी जो है किसी भी प्रकार के एक्सेप्शनल जो है उनके लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन्हें राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राष्ट्रपति का निशान कहा जाता है इन्हें, है ना। तो राष्ट्रपति के निशान हिंदी भाषा में, और सबसे पहली बार अगर हम राष्ट्रपति के निशान की बात करें तो इंडियन नेवी को मिला था। इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड फोर्स टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 27 मई 1951। 27 मई 1951 को पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडियन नेवी को राष्ट्रपति के निशान आपको मिला था। तो ये जो है प्रश्न हो सकता है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अवार्ड के बारे में हम समझ लेते हैं। अवार्ड क्या है? स्पेशल फ्लैग होता है खास करके, जिसे आप निशान कहते हैं, और एक तरीके से ये यूनिट अवार्ड का एक हिस्सा है ना। इस फ्लैग के अंदर में गोल्डन बॉर्डर एक मिडिल में हुआ करता है आपको साथ साथ में, और इंसिग्निया ऑफ द रिस्पेक्टिव मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पुलिस फोर्स के लिए सेंटर की तरफ से आपको, है ना, जिनका मोटो होता है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट एंड बैटल पार्टिसिपेशन। तो कहने का तात्पर्य है कि ये राष्ट्रपति का निशान जो है इन सभी को मिलता है। तो ये प्रमुखता रूप से आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके कई बार आपके पूछे जाएंगे, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं, आपकी सफलता सुनिश्चित करें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।